आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 26 नवंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। सीरिया के इदलिब में बहुत बड़ा धमाका, धुएं का गुबार आसमान तक फैला। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर काट्स का धमकी भरा बयान, हिजबुल्लाह को निहत्था करने की खाई कसम। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौत की अफवाहें, बहनों पर लाठीचार्ज, अडियाला जेल के बाहर टेंशन। गजा की रफा में सुरंगों में फंसे हमास लड़ाके, कई हमास फाइटर्स को मारने का इसराइल ने किया दावा। वेस्ट बैंक में इसराइल की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई, हमले के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स का हो रहा इस्तेमाल। इसराइल में ही इसराइली फौजियों को भगा भगा कर पीटा गया, फौजी गाड़ी पलटी, सड़क पर हो गई बगावत। चाइना ने दी जापान को बड़ी वार्निंग, कहा ताइवान में दखल दिया तो कुचल देंगे। ट्रंप ने यूक्रेन पीस प्लान की डेडलाइन की खारिज। उधर जर्मनी अमेरिका से बोला, हमें मोहरा मत समझो, हम खिलाड़ी हैं। क्या वेस्ट बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद? 6 दिसंबर को बुनियाद रखने का प्रोग्राम, पोस्टर लगने के बाद बढ़ गई टेंशन। दुबई क्रैश के बाद आर्मेनिया ने तेजस फाइटर जेट की डील रोकी। रिपोर्ट में दावा, भारत सरकार को 10,000 करोड़ का हो सकता है नुकसान। और फिर से विवादों में आए कॉमेडियन कुणाल कामरा, आरएसएस पर कुत्ते से पेशाब करवाने का इल्जाम, बीजेपी आग बबूला। करते हैं शुरुआत इस शो की इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सीरिया में एक बड़े धमाके की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं जो आप देख रहे हैं। नॉर्थ सीरिया के इदलिब में कफर तुखीराम इलाका बुध को एक जबरदस्त धमाके से दहल उठा। धुएं का घना गुबार आसमान तक उठता नजर आया और लोग ये समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर बताया कि धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन धमाका कैसे हुआ इस पर तकरार जारी है। सीरिया टीवी का कहना है कि अमेरिकी लीड कोएलिशन की एयर स्ट्राइक हो सकती है जो दाइश यानी कि आईएस के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का हिस्सा है। वहीं दूसरी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये एक हथियारों के जखीरे में हुआ बड़ा ब्लास्ट था जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक कम से कम 10 लोग इस धमाके में जख्मी हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि इस आंकड़े की कंफर्मेशन अभी नहीं हो सकी है। इसराइल लेबनान फ्रंट पर हालात तेजी से बदल रहे हैं, पारा चढ़ रहा है। तेल अवीव में सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। लेबनान में भी हाल कुछ ऐसा ही है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर हवा में खुली धमकी का सिक्का उछालते हुए कहा कि नॉर्थ पर साया भी पड़ा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। बेरूत से लेकर पूरे लेबनान में सुकून तब तक नहीं आने देंगे जब तक इसराइल की सिक्योरिटी पक्की नहीं हो जाती। दोस्तों, कुछ दिन पहले बेरूत के साउथ सबर्ब में हिजबुल्लाह के टॉप या यूं कहें कि चीफ मिलिट्री कमांडर को इसराइली स्ट्राइक में मार गिराया गया था। उसी का हवाला देकर इसराइल काट्स ने फिर आग उगली और कहा कि हमने जो किया है वो फिर से दोहराएंगे, हिजबुल्लाह को नंगा कर देंगे, पूरी तरह डिसआर्म यानी निहत्था करके ही दम लेंगे। दोस्तों, सरहद पर 1 साल से चल रहा सीज़फायर अब बस कागज़ पर ही रह गया है। ज़मीन पर हालात ये बता रहे हैं कि इस फ्रंट पर, इस मोर्चे पर बड़ी भिड़ंत की बू फिर से उठने लगी है और जंग कभी भी छिड़ सकती है। जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौत की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। ताज़ा हालात ये हैं कि इमरान खान से मिलने गई उनकी बहनों को बाल घसीटकर पीटने के इल्ज़ाम लगे हैं। अडियाला जेल के बाहर धक्का मुक्की, लाठीचार्ज की खबरों के बीच अफवाहों का बाजार गर्म है। जो तस्वीरें देख रहे हैं वो जेल के बाहर की हैं। वहाँ रात प्रोटेस्ट हुआ। पाकिस्तान के अडियाला जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी बहनें 1 साल से मुलाकात नहीं कर पा रही हैं। हर बार जेल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी रिस्क का बहाना बनाकर दरवाजे बंद कर देता है। मंगल की रात अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उज़्मा खान अपने सपोर्टर्स के साथ जेल के बाहर धरने पर बैठ गई थीं, लेकिन हालात अचानक बिगड़ गए। इमरान खान की बहनों का इल्ज़ाम है कि पंजाब पुलिस ने अंधेरा करके उन पर लाठीचार्ज किया। 71 साल की नौरीन ने कहा कि पुलिस वालों ने उन्हें बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा। दूसरी औरतों के साथ भी मारपीट की गई। इधर हालात और उलझ गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर रातों रात इमरान खान की मौत की अफवाहें फैल गईं और इसी वजह से उन्हें चेक करने उनकी बहनें भी जेल पहुंची थीं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में
ये भी दावा हुआ है कि इमरान खान को किसी दूसरी जगह ले जाया गया है, लेकिन अब तक इन दावों की कोई भी ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है। अडियाला जेल के बाहर टेंशन जारी है और इमरान खान की सेहत और सलामती पर सवाल पहले से ज़्यादा गहरे हो चुके हैं। बात गजा की, इसराइल ने रफा की सुरंगों में फंसे हमास के 5 फाइटर्स को मारने का दावा किया है। गजा के साउथ में रफा शहर है। ये वही जोन है जहां ज़मीन के नीचे सुरंगें हैं और ऊपर बारूद की बदबू। इसराइल की फौज ने कहा है कि मंगल को इसी रफा में 5 हमास फाइटर्स मारे गए थे। ये आज 26 नवंबर को उन्होंने रिपोर्ट दी, बुध के रोज़। दावा यह है कि वो सुरंगों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जिन 5 हमास फाइटर्स को मारने का दावा किया है। और हकीकत यह है कि सैकड़ों हमास लड़ाके हफ्तों से उन्हीं सुरंगों में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए अमेरिका भी जोर लगा चुका है। ऊपर से इसराइल ने किसी तरह का सेफ पैसेज देने से इनकार कर दिया है, साफ मना कर दिया है। सुरंगों में नीचे अंधेरा है और ऊपर गोलियों का पहरा है। रफा की सुरंगें आज भी कैद खाना बनी हुई हैं और इसराइल का ऑपरेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक खबर यह भी है कि इसराइल के एक बड़े अफसर ने कबूला है कि हमास के फाइटर सरेंडर नहीं करते। गजा के साउथ रफा से एक नई रिपोर्ट सामने आई है। हेब्रू अखबार हारेट्स ने अपनी ताज़ा स्टोरी में बताया है कि रफा की सुरंगों में फंसे हमास के लड़ाकों के बारे में इसराइली फ़ौज के अफसरों ने पहली बार इतना खुलकर बात की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक इसराइली कर्नल ने यह माना है कि रफा में मौजूद हमास के लड़ाके भारी एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड अटैक के बावजूद सरेंडर नहीं कर रहे। अखबार लिखता है कि इसराइली फोर्सेस ने कुछ फाइटर्स को मार गिराने और कुछ को कैद करने का दावा तो किया है, लेकिन असल मुश्किल इन्हें ढूंढने की है। इस कर्नल ने एक ढही हुई इमारत के मलबे की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये कोई एक सुरंग नहीं, पूरा एक नेटवर्क है, फैला हुआ, टूटा हुआ लेकिन जिंदा नेटवर्क। ये नेटवर्क लगातार लोकेट करने में मुश्किल पैदा कर रहा है और फौज इसे मैप करने में कई हफ्तों से उलझी है। हारेट्स अखबार के मुताबिक ये लड़ाके शायद रफा में तैनात हमास की एक बड़ी यूनिट का हिस्सा थे, लेकिन शुरुआत के ऑपरेशन में इसराइल ने पकड़ नहीं पाया। अब ये माना जा रहा है कि लड़ाके अलग अलग पॉइंट्स पर बिखरे हुए हैं, जिससे टनल ऑपरेशन यानी सुरंग में जारी ऑपरेशन और लंबा होने के आसार हैं। और इस बयान के साथ इसराइली अखबार ने वही सच दोहराया जिसे इसराइल पिछले 2 साल से जंग की शुरुआत से छुपाना चाहता है। वो सच ये है कि रफा की सुरंगों में मौजूद हमास के लड़ाके आज भी झुके नहीं हैं और टनल्स यानी सुरंगों में जारी जंग अभी ख़त्म होने से बहुत दूर है। जाहिर हमें समझ आ रहा है, रफा में रोज़ बमबारी हो रही है, वहाँ पर जहाँ पर ये पता है कि यहाँ हमास के लड़ाके हो सकते हैं। अब उन्होंने होस्टेजेस सौंप दिए, जिंदा बॉडीज सौंप दी, तो सीज फायर तो यही है, तुम भी गोली मत चलाओ, हम भी नहीं चलाएंगे, लेकिन उन्हें मारना है। तो ये सीज फायर कैसा है पता नहीं है। इसराइली फौज ने फ़लस्तीन के कब्जाए हुए वेस्ट बैंक में एक बड़ी फौजी अलगाज शुरू कर दी है। निशाना शुमाली तुबास गवर्नेट है, जहां फौज ने रातों रात कर्फ्यू लगाकर सारे रास्ते, सारे दाखिली दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। हैरत यह है कि इस बार के ऑपरेशन में अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी उतार दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि वेस्ट बैंक में कोई बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है। मकामी ज़राए के मुताबिक, लोकल सोर्सेस के मुताबिक, इसराइली फ़ौज ने इस इलाके में भारी फोर्सेस उतार दी हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ, फौजी बुलडोज़र और कई यूनिट्स कई मोहल्लों में फैल गई हैं। इसी बीच इसराइल के अपाचे हेलीकॉप्टरों ने रिहायशी इलाकों की तरफ मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग की है। अनादोलू की रिपोर्ट के मुताबिक ये कई सालों में पहली बार है कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स को वेस्ट बैंक की किसी ज़मीनी कार्रवाई में सीधे तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तुबास के गवर्नर अहमद अल असद ने फेसबुक पर बयान देते हुए कहा कि ये पहली मर्तबा है कि अपाचे हेलीकॉप्टरों को इतनी भारी फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। फायरिंग सीधे आबादी की तरफ की गई है। दोस्तों, इस इलाके में कर्फ्यू जारी है, लोग घरों में कैद हैं और इसराइली फ़ौज हर गली कूचे को बुलडोज़रों से खोदते हुए पूरे शहर को एक वक्त के लिए जंग का मैदान बना चुकी है। और याद रहे कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब वेस्ट बैंक में इसराइली तशद्दुद, हमले और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली अपने सबसे बदतरीन दर्जे पर पहुंच चुकी है। बैतलहम के अल रशीदा गांव में इसराइली फोर्सेस ने घरों पर गैस बम बरसा दिए। वेस्ट बैंक के अल रशीदा गांव में फ़लस्तीनियों से इल्लीगल सेटलर्स की झड़प के बाद इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों की घरों की तरफ
जो गैस बम थे वो फायर किए। गांव वाले बताते हैं कि सेटलर्स खेतों में घुसे थे और जब हमने उनसे मुकाबला किया तो फौज ने सीधे घरों पर गैस बम फेंक दिए। इलाका कुछ ही मिनटों में धुएं और घुटन से भर गया। औरतें बच्चे दहशत में घरों में कैद हो गए। फिलहाल तनाव भी जारी है। वेस्ट बैंक बारूद के ढेर पर बैठा है और ये बारूद कभी भी फट सकता है। इसराइल में इसराइली फौज को ही दौड़ाकर पीटा गया, फौजी गाड़ी को पलट दिया गया, रामत गन में भारी बवाल हो गया और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि फौज में भर्ती होने से भागे एक येशिफा स्टूडेंट को इसराइली फौज गिरफ्तार करने पहुंची थी। एक स्टूडेंट को गिरफ्तार करने पहुंची थी, नहीं कर पाई उसे और पिट के आई। इसराइल के रामत गन में उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब फौज ने आईडीएफ ने एक ड्राफ्ट डॉजिंग यानी फौज से भागने वाले हरेदी येशुआ स्टूडेंट को, वो जो चोटी बांधे रहते हैं जिन्हें रबाई भी बाद में कहते हैं, उस स्टूडेंट को पकड़ने की कोशिश की जब आईडीएफ ने तो बवाल हो गया। गिरफ्तारी की कोशिश की खबर फैलते ही सैकड़ों मजहबी हरेदी नौजवान मौके पर जुट गए। प्रदर्शनकारियों ने, प्रोटेस्टर्स ने मिलिट्री पुलिस की गाड़ी पलट दी और सिपाहियों पर हमला बोल दिया। बॉर्डर पुलिस को दखल देना पड़ा। उन्होंने घिरे हुए फौजियों को किसी तरह बचाकर वहां से निकाला। जान बची तो लाखों पाए। बवाल के दौरान वांटेड येशिवा स्टूडेंट फरार हो गया जिसे पकड़ने पहुंचे थे। प्रोटेस्टर्स ने नारे लगाए, पता है क्या, हम कुफ्फार के कानून को नहीं मानते। आखिरकार आईडीएफ की मिलिट्री पुलिस ने 3 येशिवा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इसराइल के अंदर चल रही हरेदी वर्सेस फौज की जंग अब खुलकर सड़क पर आ गई है। बगावत सड़कों पर साफ साफ दिख रही है। दोस्तों, जिस मुल्क की फौज गजा तबाह कर चुकी है, उसी मुल्क के मजहबी नौजवान फौज में भर्ती होने से बचने के लिए अपनी मिलिट्री की गाड़ियों को पलट रहे हैं, फौजियों को पीट रहे हैं। ये बड़े शर्म का मकाम है। ये खबर है जो आज की बड़ी खबर है और अब ये दुनिया भर के अखबारों में छप रही। इस पर हमने आपको स्पेशल स्टोरी दिखाई थी। व्हाइट हाउस में मीटिंग में एमबीएस और ट्रंप के बीच तानातनी की खबर सामने आई है। इसराइल से नॉर्मलाइजेशन ना करने पर डोनाल्ड ट्रंप एमबीएस से नाराज हो गए हैं, मोहम्मद बिन सलमान से। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस की मुलाकात टेंशन में बदल गई। 2 सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन पर एमबीएस के रुख ने ट्रंप को मायूसी और गुस्से से भर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुद्दा ट्रंप ने खुद उठाया। उन्होंने एमबीएस पर प्रेशर डाला कि फौरन इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ो। इस पर एमबीएस ने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन गजा की जंग के बाद सऊदी अरब में इसराइल के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा है, लोग गुस्से में हैं, इसलिए अभी यह कदम उठाना मुमकिन नहीं है भैया। अमरीकी ऑफिशियल्स का कहना है कि बातचीत बाहर से तो ऐसा लगा कि तमीज़दार लोगों के बीच थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर ट्रंप मायूस और नाराज़ थे। हो सकता है कुछ बहस हुई हो, इसलिए ट्रंप मायूस और नाराज़ थे और गुस्से में थे क्योंकि एमबीएस ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा था कि बिलियंस ऑफ डॉलर दे देगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दे देगा, फिर भी हमारी बात मानेगा, जबकि एमबीएस को पता है कि उनकी वक़्त क्या है। हाथ पकड़ पकड़ कर ट्रंप उनसे बात करते हैं, ये पैसे की ताकत है। एक सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल ने यह भी बताया कि एमबीएस ने नॉर्मलाइजेशन के लिए आगे कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया है, लेकिन साफ कह दिया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी आज़ाद फ़लस्तीन का मुद्दा सबसे बड़ा रोड़ा है। वो रोड़ा हटाना है, आज़ाद फ़लस्तीन बनाना है। वही शर्त उन्होंने व्हाइट हाउस में खुले तौर पर ट्रंप के सामने भी रख दी और ट्रंप इसी से नाराज़ हो गए। फिलहाल इस खबर पर दोनों तरफ से, अमेरिका और सऊदी अरब दोनों तरफ से चुप्पी कायम है। गजा में मूसलाधार बारिश ने तबाही और बढ़ा दी है। मकामी हुक्काम के मुताबिक 22,000 से ज़्यादा टेंट तेज़ बारिश और तूफ़ान से फट गए हैं और 2,88,000 से ज़्यादा बेघर फैमिलीज़ अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बारिश और तूफ़ान से करीब $3.5 मिलियन का नुकसान हुआ है। कई इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। टेंट रहने लायक नहीं बचे हैं। अपनी इस हालत और बेबसी पर गजा के लोग कभी गुस्से से भर जाते हैं तो कभी वो मायूसी के सैलाब में डूब जाते हैं। गजा मीडिया ऑफिस का कहना है कि 3 लाख टेंट और मोबाइल होम्स की अपील बार बार की गई, लेकिन दुनिया की मदद ना काफ़ी और ना काबिल ज़िक्र है। सीवर लाइनें टूट चुकी हैं, पानी की सप्लाई जगह जगह ठप पड़ी है और खुराक का बड़ा हिस्सा भी बारिश में भीगने से बर्बाद हो गया है। चाइना ने जापान को एक बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि ताइवान में दखल दोगे तो कुचल के रख देंगे। ये पहली बार चाइना ने इतनी बड़ी धमकी दी है जापान को।
जापान के योनागुनी आइलैंड पर मिसाइल तैनात करने के फैसले के बाद चीन ने सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि ताइवान के हक में किसी भी फॉरेन इंटरफेरेंस, किसी भी बाहरी दखल को हम कुचल देंगे। चाइना ताइवान अफेयर्स ऑफिस के स्पोक्सपर्सन हैं पेंग चिएंगेन। इन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत की कुव्वत और इरादा दोनों मजबूत हैं और कोई भी बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं होगा। चीन ने जापान के कदम को बेहद खतरनाक, तनाव बढ़ाने वाला और सीधा मिलिट्री उकसावा बताया। दरअसल जापान ने 3 रोज पहले कहा था कि वो ताइवान के ठीक बराबर में योनागुनी आइलैंड पर नया मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा और इसी पर चाइना भड़क गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर जुमेरात तक यूएस पीस प्लान को मानने की डेडलाइन को खारिज कर दिया है। ट्रंप बोले बातचीत चल रही है, रूस और यूक्रेन से कुछ मंजूरी मिल गई है, लेकिन जंग खत्म करने की कौन कौन सी शर्तें हैं ये ट्रंप ने नहीं बताया। जर्मनी ने अमेरिका को वार्निंग देते हुए कहा है कि यूक्रेन मसले में यूरोप को मोहरा मत बनाओ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कहा, यूक्रेन पर रूस के साथ जो भी डील हो उसमें अमेरिका अकेले यूरोप को किनारे नहीं कर सकता। मर्ज का कहना है, यूक्रेन और यूरोप की हरी झंडी के बिना कोई समझौता टिकाऊ नहीं होगा। पार्लियामेंट में मर्ज ने कहा कि यूरोप चाहता है कि जंग जल्द खत्म हो, लेकिन बड़ी ताकतों की बैठकों के बावजूद बिना हमारी मंजूरी के अमन की नींव नहीं रखी जा सकती। मर्ज ने सख्त लहजे में कहा, यूरोप मोहरा नहीं है, खुद खिलाड़ी है, ये दूसरे लोगों को याद रखना चाहिए। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीने की जेल की सजा शुरू करनी होगी। सजा की वजह है चुनाव हारने के बाद, इलेक्शन हारने के बाद कूप प्लॉट यानी तख्ता पलट की साजिश में शामिल होना। भारत के सूबे वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। 6 दिसंबर को बड़ा आयोजन होगा, बड़ा फंक्शन होगा, ये कहा जा रहा है। अखबारों की खबरें यही हैं। मुर्शिदाबाद में देर रात पोस्टर लगे, लिखा 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। इसके आयोजक बताए गए टीएमसी के एमएलए हुमायूं कबीर। कबीर ने कहा 6 दिसंबर को नींव रखेंगे, 3 साल में मस्जिद तैयार हो जाएगी। प्रोग्राम में कई मुस्लिम नेता मौजूद रहेंगे। दोस्तों, यूपी के अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कट्टरपंथी हिंदू संगठनों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी थी। इस साल बाबरी मस्जिद की शहादत के 33 साल पूरे होंगे। टीएमसी विधायक के बयान के दिन ही यानी आज अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राम मंदिर पर झंडा फहराया है। अब ये टीएमसी के जो एमएलए हैं ये सस्ती शोहरत पाने के लिए सब कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों को गेन करने के लिए सब कर रहे हैं क्योंकि आगे इलेक्शन खड़ा है, या वाकई वो कोई एक ऐसी मस्जिद बनवा पाएंगे? हालांकि बंगाल क्या कहीं भी बाबरी मस्जिद बना दी जाए वो बात नहीं आएगी जो वो अयोध्या में थी। खैर, दुबई क्रैश के बाद आर्मेनिया ने तेजस डील रोक दी है, ये खबर सामने आई है। दावा किया गया है कि आर्मेनिया ने भारत से 12 तेजस फाइटर जेट खरीदने की बातचीत फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दी है, होल्ड कर दी है। इस्राएली मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फैसला 21 नवंबर को दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद लिया गया है। ये डील करीब 10,000 करोड़ यानी 1.2 बिलियन डॉलर की थी और ये तेजस की पहली फॉरेन डील बन सकती थी, विदेशी डील बन सकती थी। लेकिन अगर ये खबर कंफर्म हो गई तो ये भारत सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। फिलहाल दोस्तों, आर्मेनिया सरकार से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया और भारत की हुकूमत से भी अभी इस रिपोर्ट पर कोई कमेंट रिसीव नहीं हुआ है। इंडिया के स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की टी शर्ट पर फिर से एक बार विवाद हो गया है। आरएसएस पर कुत्ते से पेशाब करवाने का इल्जाम लगा है। भाजपा इस फोटो के सामने आने के बाद आग बबूला हो उठी है। कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर से विवादों में है। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर ये वाली वायरल हो रही है। इसमें वो एक टी शर्ट पहने दिख रहे हैं। टी शर्ट पर एक कुत्ते की फोटो और आरएसएस जैसा लफ्ज कुछ लिखा है। लिखा भी है आरएसएस, नहीं पता नहीं। हालांकि आर जो है वो पूरी तरह साफ नहीं है, तो ये पी भी हो सकता है, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे पीएसएस भी बताया है। कामरा ने ये तस्वीर मंडे 24 नवंबर को एक्स पर पोस्ट की थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये फोटो किसी कॉमेडी क्लब की नहीं है, लेकिन उनकी इस फोटो पर अब टेंशन बढ़ रही है। बीजेपी कानूनी एक्शन भी ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।